नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आइए स्वागत कर लेते हैं एक बार फिर भाऊ तोरसेकर सर का। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। भाऊ, बंगाल ने एक चीज दिखाई है। बंगाल ने ये दिखाया है कि हिंदुओं ने बहुत संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। बंगाल ने पहले फेज और दूसरे फेज में जो मतदान किया, अगर इसको बिल्कुल सही जो मैं कह रहा हूं इसको देखना हो तो फिर फाल्ता का चुनाव देख लेते हैं। फाल्ता में स्थिति ये थी कि जितने हिंदू रजिस्टर्ड वोटर्स थे उतने ही मत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले। अब यहां से दो चीजों को मैं समझने का प्रयास आपके माध्यम से आपके सानिध्य में करना चाहूंगा। क्या ये हिंदुओं का पोलराइजेशन है, हिंदू मतों का भारतीय जनता पार्टी के साथ, या हिंदू मतों का ये कंसोलिडेशन है? क्योंकि जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन की मियाद या उम्र कम होती है, किसी मुद्दे पर होती है, किसी मुद्दे पर नहीं होती। लेकिन अगर कंसोलिडेशन है तब एक लंबे समय तक ये रहने वाला है। और खास तौर से वेस्ट बंगाल का ये उदाहरण और ये क्लियरिटी कि ये पोलराइजेशन था कि या कंसोलिडेशन है। भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जहां अभी नहीं है या राष्ट्रवादी राजनीति नहीं आ पाई है, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में, क्या ये उस तरफ एक विस्तार लेता है, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है? खास तौर से हिंदू एक वोटर के रूप में वोट बैंक भी बन सकता है क्या हिंदू? ये प्रश्न भी मुझे लगता है कि आपके जरिए अगर क्लियर हो। बाबू प्लीज। तो हिंदू वोट बैंक तो 2012 में बन गया, ये विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे आपको चीज की जरूरत बढ़ती जाती है आपका विस्तार होता जाता। मैं आपको याद दिला दूं कि 2012 में गुजरात का विधानसभा चुनाव चल रहा था। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरी बार विधानसभा का चुनाव हो रहा था और मोदी जी ने 1-1.5 महीने के लिए सद्भावना यात्रा पूरी गुजरात में चल रही थी। तो आपको याद होगा एक वहां का विजुअल बहुत वायरल हुआ था, उस जमाने में वायरल हुआ था कि दिन भर वो यात्रा चलती थी और शाम ढलते ही किसी एक शहर व गांव होगा, वहां बड़ा पंडाल होता था, वहां मोदी मुक्काम करते थे, ठहरते थे और सुबह उठकर निकलते थे। तो ऐसे ही एक पंडाल में एक मौलवी आया था, उन्होंने मोदी को टोपी देने की कोशिश की तो मोदी ने उनका हाथ रोका था, टोपी मत दो, तुम्हारे कंधे पर शॉल है वो दे दो। क्योंकि टोपी का मतलब ये होता है कि इज इनवाइटिंग यू टू इस्लाम। वो बोले टोपी नहीं लूंगा। अब देखो ये मोदी जी बड़े चालाक पॉलिटिशियन है, उनको मालूम था कि उस पंडाल में और आए हुए चैनल वालों ने इतने 50, 100, 150 कैमरे लगे हुए, हर कोई ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसका गलत इस्तेमाल होगा कि देखो मोदी कैसा एंटी मुस्लिम है। ये दिखाने के लिए ये जो एक्शन थी उसका फायदा उठाया जाएगा, ये मोदी जानते थे और मोदी जी को वो चाहिए था। अब जब ये विजुअल होता है ना, विजुअल से एक परिणाम दिमाग में जाता है। एक बोलते हैं ना ऐसा कि 1000 शब्द नहीं जो बोलते वो एक फोटो बोलता है, ये बोला जाता है ना हमारे यहाँ। हाँ, तो ये देखकर लोगों में देश भर के क्या रिएक्शन हुए, मुझे लगता है कम से कम 20-25 लाख बार अलग अलग चैनलों ने, न्यूज़पेपर्स ने वो फोटो छपवाई, वो विजुअल दिखाया। याद है आपको? बिल्कुल 2012 के चुनाव में भी वो दिखा है, 2014 में भी उसको तो लगातार टहलाया चलता रहा, 2012 के बाद वो चलता रहा। लेकिन उस विजुअल का एक परिणाम था, हम हो हमारे जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी हमेशा एक तकरार होती थी कि क्यों हमारे शरद पवार हो, क्यों हमारे नीतीश कुमार हो, या क्यों हमारा कोई राहुल गांधी हो, वो इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों करता है।
क्यों वो जालीदार टोपी लगाकर अस्सलाम वालेकुम बोलता है? ये लोगों के मन में दबा हुआ गुस्सा था, समझे? आपस में भी बोलते थे, लेकिन रास्ते पर आकर पॉलिटिकल एजेंडा बोलकर कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन मन में तो था कि साला उनमें से कोई आकर गणपति के सामने छोटी बाल कटवा कर छोटी बनवा कर तो झुकता नहीं है, तो तुम क्यों जालीदार टोपी लगा रहे हो? तुम क्यों इफ्तार पार्टी कर रहे हो? ये गुस्सा लोगों के मन में था। तो जो वो विजुअल 2012 का लोगों के सामने आ गया, लोग बोले यार एक तो शेर निकला, समझे? बात इतनी सी थी, लेकिन मोदी के दुश्मन जो है उन गधों को समझ में नहीं आया, ये तो बार बार दिखाना मोदी चाहता है और हम दिखा रहे, जबकि हम मोदी के खिलाफ है। तो उससे लोगों को बताया गया, दिखाया गया कि देखो ये हिंदू नेता है जो कट्टर हिंदू है और हिंदुत्व से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये लोगों के दिमाग में बिठाने का काम सेक्युलर मीडिया ने किया, आरएसएस ने नहीं किया। तो उस दिन जो ऐसे जो दुखी थे उनके जख्म पर वो टोपी का मलहम जो मोदी ने लगाया ना, उस मलहम के पूंजी पर वोट बैंक शुरू, हिंदू वोट बैंक शुरू हो गई, अब विस्तारित हुई है। 2012 2014 क्या बोलते थे, मोदी को कौन पहचानता है? गुजरात का बाहर मोदी को क्या मालूम है इंडिया? उसने 282 सीटें लाई। और उस वक्त बोलते थे बंगाल में भी मोदी का क्या है, साउथ में मोदी का क्या है। आज बंगाल आ गया। तो वोट बैंक जब बनती है तो उसकी ब्रांचेस बनती है ना। और आज तक जो मुस्लिम वोट बैंक 70 साल से चल रही थी, उसकी आखिरी ब्रांच बंगाल में थी, वो भी दिवालिया हो गई। तो ये हिंदू वोट बैंक है। और ये जिस ढंग से बंगाल में वोटिंग हुआ, फाल्टा में जो वोटिंग हुआ वो असल बंगाल का कैरेक्टर है। कैरेक्टर इसलिए है कि 23 और 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुआ था, जनरली चल रहा था वोटिंग, उस समय भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि यार फिर से ममता आ गई तो हमारा क्या होगा। ऐसे डरने वाले बहुत थे जिनको ममता को वोट नहीं देना था, फिर भी डर के मारे भाई झंझट ना हो, आसपास कौन देख रहा है क्या करके ममता को वोट देकर आए। ऐसे 10, 12, 15% के 4 मई के बाद वो डर खत्म हो गया। तो फाल्टा में उस डर का एक अंश भी नहीं बचा था, तो पूरा वोटर बाहर निकला। तो इसलिए मैंने, आपको याद होगा कि जब 23 या 29 अप्रैल का वोटिंग होना था, उसके पहले मैंने बोला था कि बीजेपी पूरे बंगाल में 50% से ऊपर चली जाएगी वोटिंग परसेंटेज। 46-47 में अटके, फाल्टा में 71% हो गया। और सामने लड़ने वाला कोई नहीं था, जहांगीर हट गया था। शायद जहांगीर होता तो बीजेपी 60%, 61% पर आकर रुक जाती, लेकिन 71%। तो एक बात है कि फाल्टा में असली बंगाल का माइंड सेट मानता कि हमको हिंदू करके ही वोट करना है। महंगाई है, रोजगारी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सब 2 नंबर के मुद्दे हो गए। ये सब 2 नंबर। 1 नंबर पर मुझे दिखाना है कि मैं हिंदू हूं, और इसलिए जो पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी मैं उनको वोट करूंगा। मेरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, भाड़ में गया सब। अब ये समय है कसौटी का कि मुझे दिखाना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, मैं हिंदू हूं, हम हिंदू समाज है और हमको कोई दादागिरी नहीं कर सकता। आधी रोटी खाकर भी जिएंगे, लेकिन हिंदू तो रहना है। और हिंदू रहना है तो मुस्लिम वेटो खत्म करना पड़ेगा। ये फाल्टा का इशारा है। तो उसके बाद तो 4 मई के बाद लाहौर में भी सरकार ने
हिंदू नाम रास्ते पर देना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद चौक था, वो फिर लक्ष्मी चौक बन गया। फिर तो वापस भी हो गया बंगाल भाव। की निकली हुई कट्टरपंथियों सुनामी ने है, इतना धमकाया कि फिर वापस भी हो गया। वो पाकिस्तान तक पहुंच गई है, ये समझो। वो ठीक। पाकिस्तान तक पहुंच गई। वो पाकिस्तान का जो खाजा नाम का रक्षा मंत्री है, वो भी परसों मैंने कहीं देखा वीडियो में, बोल रहे तो हमारे दादा के दादा वगैरह वो हिंदू ही थे। तो ये क्या हो रहा है? अब जब हिंदू वोट बैंक ताकत बन के खड़ी हो जाती है, और ताकत बन के खड़ी हो जाती है, तो सामने वाले को समझाना आसान हो जाता है। भाई सबसे आसान तरीका है, तू हिंदू बन जा, तू इस्लाम छोड़ दे। ये आने वाला है। जब हिंदू वोट बैंक में आपका पैसा आपने डिपॉजिट किया है, एफडी की है, तो उस पर अगर अच्छा रिटर्न आता है, तो मुस्लिम भी हिंदू वोट बैंक में आकर आपको साथ देगा। ये होने वाला है। ये मैं इसको हिंदू वोट बैंक बोलता हूं, जिसने इनको पूरा मार्जिनलाइज कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक जो थी, उनको मार्जिनलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, कि हमारे सामने तुम टिकोगे नहीं। और हिंदू, हर पार्टी को हिंदू बनना पड़ेगा। वोट चाहिए, हिंदू बन जाओ, हिंदू तो बनना पड़ेगा। तो इसको मैं पोलराइजेशन या कंसोलिडेशन नहीं बोलता, मैं इसको हिंदू वोट बैंक बोलता हूं। उसका विस्तार हुआ है, नए से नहीं आई है। वो गुजरात में 2012 में 14 साल पहले फॉर्म हुई थी, अब बंगाल में उसके पंजे में आ गया। पंजाब भी, सॉरी, बंगाल आ गया, पंजाब भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जी। अच्छा बाबू, जब रिजल्ट आए थे तो उसके बाद प्रारब्ध पर ही आपने कहा था कि असली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है बंगाल में, ये मैं तब कहूंगा जब फाल्ता का रिजल्ट आएगा। और बात बिल्कुल सही आपने कहा। आपने ये भी कहा था कि मेरा अंदाजा था कि 50% वोट शेयर हासिल करेगी, 46। यहाँ मैं गलत साबित हुआ था, ये आपने कहा। लेकिन साथ में जो आपका ये कहना था कि वाकई फ्री एंड फेयर बंगाल में इलेक्शन हुआ, तो फाल्ता के रिजल्ट से मैं बताऊंगा। और फाल्ता का रिजल्ट ये बताता है कि अगर फ्री एंड फेयर होता तो 70% वोट शेयर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता। अब इसका एक्सटेंशन भाव अगर लेके चलें, आपने बहुत अच्छा फंडा एकदम क्लियर कर दिया कि भाई देखो, ना ये पोलराइजेशन है, ना ये कंसोलिडेशन है, ये साफ साफ तौर पर हिंदू वोट बैंक का एक निर्माण है, और जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनकी राजनीति ने 2012 में शुरू कर दिया। अब जब 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरा न होने के बाद भी भगवा वेशधारी एक संत इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। एक तरफ हेमंता बिश्वा शर्मा जैसे बिल्कुल क्लियर थॉट ऑफ माइंड जो कहते हैं कि हमें मियां वोट नहीं चाहिए, वो आपको मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। शुभेंदु अधिकारी तो हैं ही हैं, कहते हैं कि मुझे सबका साथ सबका विकास नहीं करना। ऐसे में भारत के जो विपक्ष है उसके सामने क्या अब ये निर्णायक अनिश्चितता की स्थिति है कि वो राजनीति करें तो कैसे करें? आपने कहा कि फिर उनको हिंदू बनना पड़ेगा, हिंदू पार्टी बनना पड़ेगा। अगर वो हिंदू पार्टी बनेंगे तो मुसलमान उनके हाथ से छिटक जाएंगे। क्या अब एक लंबा समय इसी तरह की राजनीति में गुजरने वाला है भारत में? देखो, हमारे यहाँ मुझे याद है 87 88 की बात है, 1988 की बात है। एक उपचुनाव हुआ था पार्ला में, जब बाला साहब ठाकरे ने पहली बार हिंदुत्व की हुंकार भरी थी। रमेश प्रभु ये उनका एमएलए चुनकर आया था, और वहां उन्होंने पब्लिकली बोला था मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। इसके कारण उनके खिलाफ केस हुआ, और 6 साल के लिए उनका वोटिंग का अधिकार कटवा दिया था। और मुझे याद है क्योंकि उनके वीकली मैगजीन था, मार्मिक उसका संपादक मैं था, तो उन्होंने एक बार पब्लिकली बोला था मुस्लिमों का वोटिंग का अधिकार निकाल दो, बाद में कौन कौन सेक्युलर पार्टी बचती है मैं देखता हूं। हर पार्टी को हिंदू पार्टी होना पड़ेगा। ये बाला साहब की भविष्यवाणी थी, मेरी नहीं। बाला साहब ठाकरे की भविष्यवाणी थी, अगर मुस्लिमों का वोटिंग का अधिकार आप विड्रॉ करते हो तो कोई सेक्युलर पार्टी नहीं बचेगी, क्योंकि ये वोट के भिखारी है। तो इनको बनना पड़ेगा, क्या करेंगे? 2017 में वगैरह मुझे लगता है
कि राहुल गांधी जनेऊ पहनकर गुजरात घूम रहे थे ना हर मंदिर पर, तो ये वोट का भिखारी है, उनके कोई विचारधारा वगैरह नहीं। और आपने जो बोला अभी सवाल पूछा कि विपक्ष की राजनीति करनी है तो क्या करे, मैं अभी नहीं बोलूंगा कि हिंदुत्ववादी बन जाओ वगैरह वगैरह, अलग रखो। पहली बात है, विपक्ष को राजनीति करनी पड़ेगी, और राजनीति का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, राजनीति मीडिया में नहीं होती। मीडिया में स्टेटमेंट होता है, पब्लिसिटी होती है, पीआर होता है, राजनीति नहीं। राजनीति जमीन पर होती है, और जमीन पर होने का मतलब आपके पास संगठन की जरूरत है। आपके पास कोई संगठन नहीं है। आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा, सुना होगा, हर कोई, अरे ममता के पास केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं है। क्या केडर है भाई? हमारे दाऊद का टोला है, छोटा राजन का टोला है, वैसा टोला का मतलब केडर होता है। अब किधर है वो केडर? जब वो घर से निकलकर झुंड के झुंड ममता को गाली देने उसके दरवाजे पर जाते हैं, तब ममता को बचाने के लिए केडर क्यों नहीं आ रहा है? तो बात यह है कि अगर विपक्ष जो ईमानदार, उनमें भी बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन है, मैं ऐसा नहीं मानता सब चोर है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से विपक्ष की राजनीति करना चाहते तो सबसे पहले उनको एक काम करना पड़ेगा कि गोदी मीडिया की गोद से उतर जाओ, जमीन पर उतरो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आपके पैर जमीन पर नहीं है, आप क्या राजनीति करोगे? आपके पैर कहां जमीन पर है? आप मीडिया के गोद में बैठे हो। पूरा का पूरा विपक्ष कहां है? मुझे दिखाओ, कहां है? साउथ में केरल हो, कर्नाटक हो, या कुछ तेलंगाना हो, ये 3-4 राज्य बचे, थोड़ा बहुत राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां कांग्रेस का कोई संगठन है। बाकी जगह सिर्फ राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बाकी जगह है मतलब वहां के मीडिया में है, राहुल मीडिया की चर्चा में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है मुंबई में, वो मीडिया में है, जमीन पर नहीं है, जमीन पर है नहीं। आज अभी अभी जो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कारपोरेशन के चुनाव हो गए, मुंबई में वो तीसरे नंबर, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, जहां से उनकी शुरुआत हुई। 25 साल उनके हाथ में बीएमसी कॉरपोरेशन था, आज क्या है? कुछ भी नहीं। मुंबई के बाहर उनके पास कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन चुनाव, कॉरपोरेशन चुनाव होने से 3 महीने पहले, 4 महीने देखो तो पूरा मीडिया में ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड। फरवरी से भूल गए ठाकरे ब्रांड कोई है? कहीं सुना तुमने ठाकरे ब्रांड शब्द सुना? कहीं नहीं बाप। तो वो कहां थे? मीडिया में थे। और वही बात देवेंद्र फडणवीस ने उस कॉरपोरेशन नतीजे के बाद बोली। बोले, आपने, पत्रकारों ने पूछा कि आपने इतना बड़ा सक्सेस, बोले आपकी मेहरबानी है, मीडिया की मेहरबानी है। तो किसी ने पूछा हमारी कैसी मेहरबानी? अरे आपने तो इनको मीडिया में लटका के रखा, जमीन पर हम पहुंचे, हम वोटर के पास पहुंचे ना। आपने उनको वोटर के पास जाने नहीं दिया, मीडिया में उलझा के रखा, ये भी हमारे लिए एक बड़ा योगदान है। तो आप समझो, अपोजिशन को संघर्ष की या विरोध की राजनीति करनी है तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि मीडिया की गोदी से उतरना पड़ेगा। गोदी मीडिया नहीं, ये मीडिया के गोदी में बैठे जो रोज मीडिया को गाली देते, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया ने, आप मोदी मीडिया की गोदी में बैठे। मैं तो मानता हूं कि हर विपक्ष को जो मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उसको अगर फिर से अपनी पार्टी खड़ी करनी है तो पहला कदम यह है कि एक एक करके जितने प्रवक्ता है उनको सैक कर दो, निकाल दो पार्टी से। ये पार्टी में होना ही नहीं चाहिए। नंबर 2, जिसका किसी का फोटो या बाइट चैनल पर या मीडिया में दिखाई दे, अखबार में दिखाई दे, उसको पार्टी से निकालो।
कोई भी चमकता चेहरा मेरी पार्टी में नहीं चाहिए। ये भूमिका जो पार्टी लेगी वो फिर से उभर सकती है। ये बात समझो आप। एकदम भाव। क्योंकि काम और करना पड़े, काम एकदम करना। एकदम एकदम। आप मुझे बताओ कि 9 तारीख को शुभेंदु अधिकारी का शपथ विधि हो गया। 9 तारीख के बाद आज हम बोल रहे हैं, मुझे लगता है 27 तारीख है, जी जी। 28 28 है कुछ वो। है, 28 28। है। तो कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए। हाँ, 19 दिन में आपने अमित शाह या नरेंद्र मोदी के मुंह से बंगाल शब्द सुना है? बिल्कुल नहीं। जिक्र तक सुना है? ना। वो दूसरी जगह अपने काम में लगे और पार्टी बंगाल में काम कर रही है। मीडिया में उनके मुंह से बंगाल नाम का शब्द तक नहीं आया और अपोजिशन अभी भी बंगाल में एसआईआर में अटका है। तो समझे आप कहां अटके और कहां उलझे। वहां से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल वहां से निकलना पड़ेगा ना। बिल्कुल निकलना पड़ेगा आपको भाऊ। और बीमारी से छुटकारा चाहिए तो डायग्नोसिस सही होना जरूरी है। इनको यानी पूरा जो अपोजिशन है देश का, उसके लिए बीजेपी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको आईटी सेल बोलते हैं, जिसको मीडिया सेल बोलते हैं, जिसको प्रवक्ता बोलते हैं। वो झेलते हैं इनको। सही। जो जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मीडिया सेल के हेड है, वो आपको कभी पार्टी के बाकी के प्रोग्राम में दिखाई भी नहीं देंगे। कहीं नहीं। क्योंकि उनका काम क्या है? इनको बिजी रखो, अपोजिशन को मीडिया में बिजी रखो। तो वहां एकदम। अपोजिशन खत्म हो गई। तो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए अपोजिशन ही नहीं है। समझे आप? आपको मैदान में, राजनीति के मैदान में पार्टी बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। और इसका पहला कदम मैंने बोला ना कि आपको सारे के सारे प्रवक्ता है उनको सैक करो। बोला अगले 6 महीने किसी भी मीडिया में तेरी फोटो और बाइट नहीं रहेगी तो तुझे पार्टी में वापस लेंगे, वरना तेरी पार्टी की जरूरत नहीं। सारी की सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता है, नेता है, बाइट देने वाले हैं, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी डुबाई है। बिल्कुल भाऊ। 4 और मई यही तक की वजह है। 4 मई तक की हाँ। बात देखो और बाद में पता चलेगा। भाऊ शहजाद यहीं पर। पूनावाला हो, जी। आपको टीवी पर दिखाई देता है। जब पार्टी जीत गई, वो जब मोदी जी आए थे वहां शहजाद पूनावाला या और कोई आपने देखा? नहीं देखा। नहीं बिल्कुल क्यों? नहीं। उधर उनका काम ही नहीं है, उधर उनका काम ही नहीं है। एकदम तो भाऊ। इसलिए विपक्ष की राजनीति करनी है तो सबसे पहला काम क्या है कि मीडिया में आपकी शक्लो सूरत नहीं देखनी चाहिए, जनता को देखनी चाहिए आमने सामने। अवनीश ये चेहरा है, भाऊ ये चेहरा है, समझे? मीडिया में नहीं देखना चाहिए। आप जनता में जाओ, आपको जनता का इसलिए तो ये हमारे पूरा मीडिया घूम रहा था बंगाल में, किसी को पता नहीं था ममता हार रही है और वहां से दूर बैठा भाऊ बोल रहा है कि ममता अपने भवानीपुर में हारेगी। तो क्यों बोल एकदम रहा था? क्योंकि ममता मीडिया में थी, ममता धरना कर रही थी, ममता कोर्ट जा रही थी। वोटर के पास कौन जाएगा? ममता वोटर के पास गई तक नहीं, तो वोटर क्यों वोट देगा भाई? बात समझो। एकदम सही बात। एकदम सही बात। और भाव अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का फंडा यहाँ कितना क्लियर है और पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा था कि ये छपास की बीमारी बड़ी बुरी होती है, ये दिखास की बीमारी बड़ी बुरी होती है। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा था और इसीलिए शायद अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग टीम का बंटवारा करके ये काम कर पाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन पर उतरना पड़ेगा विपक्ष को। अब ये बताइए कि ये उतर भी रहे हैं तो तिलचट्टा, काकरोच और मच्छर और मक्खी पार्टी लेके और कह रहे हैं कि साहब इंस्टाग्राम पे 2.5 करोड़ हमारे फॉलोअर्स हो गए और अब भी इनकी राजनीति तो सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर एक ये फितूर पैदा भी कर रहे हैं, यहाँ से अगर देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस लाइन को बिल्कुल चौड़ा कर दिया है कि आओ तुम अब हिंदू मुसलमान ही करके देख लो
और इस देश का हिंदू भी इस बात पर उतारू हो गया है, जिसको आप हिंदू वोट बैंक कह रहे हैं, जो 12 से हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। हम कहते थे कभी पोलराइजेशन, कभी कंसोलिडेशन, लेकिन आज आपने साफ कर दिया। क्या अब ये रेखा बिल्कुल खींच चुकी है? और ऐसे तो फिर अंकगणित ये कहता है ये कभी नहीं बीजेपी को कोई टक्कर दे पाएंगे फिर तो। नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग वगैरह शब्द होते ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म। प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, ये अपने अपने एसी केबिन में बैठे हुए प्रोफेसर जो थीसिस बनाते हैं। अब देखो, जेन जी क्या है? जेन जी आपको मालूम है? तो 2 साल पहले क्यों मालूम नहीं था जेन जी? युवा को जेनजी बोलते हैं, ये आपको कब पता चला? किसी ने एक शब्द बनाया, हम इस्तेमाल करते चले गए। तो ये देखना पड़ता है कि लोगों की असली समस्या क्या है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, ये है वो है। अरे रास्ते पर जाके देखो, ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? हवा पर चलती है गाड़ियां। पेट्रोल महंगा हुआ इसलिए जनता नाराज है, तो रास्ते पर ट्रैफिक क्यों है? यानी किसी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने बोल दिया कि महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इसको बोलते हैं जनता से नाता टूटा हुआ है। फिर वो पत्रकार एंकर का हो या पॉलिटिशियन का हो, प्रवक्ता का हो, ये जमीन पर नहीं है का मतलब समझे? आम जनता जानती है, समझती है कि दुनिया में 4 महीने से 3 महीने से जंग छिड़ी है, वहां से पेट्रोल लाना कितना मुश्किल है। फिर भी मोदी ने 3 महीने रेट बढ़ने नहीं दिए, उपकार कर दिया हम पर। ये आम जनता बोलती है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मीडिया में नहीं आएगा इनके समझ में नहीं आएगा। या अनुभव से नहीं बोलते। आपका वही तो राजीव रंजन के बारे में मैं बार बार बोलता हूं ना, वो माहौल क्या है ढूंढता रहा है, और अभी 4 तारीख को सामने रिजल्ट आ रहे हैं, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। तो ये जमीन से कितने टूटे हैं, अपने ख्यालों में रहते हैं, ख्याली पुलाव खाते हैं, उस पर ही जीते हैं। बिल्कुल। तो लोग बदल रहे हैं, वो आपको देखने से पता चलता है लोग कैसे बदल रहे हैं। वो उसने बताने की जरूरत नहीं होती। अगर उसी राजीव रंजन को एक महिला वोट देकर आ रही है और पूछता है क्या, अरे हो गया, अच्छा हो गया, जय श्री राम, वो घोषणा देती है और बोलता है आप गुस्सा क्यों हो गई? तो क्या गला दबवाकर अल्लाह अकबर बुलाओगे मुझसे? इतनी गुस्से में वो है। वो सबसे बड़ा सबूत है जो इसको पता ही नहीं चला। तो ये बात होती है ना, हम बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अपनी आंखों से आप हाथ का कंगन देख सकते हो, लेकिन नहीं, वो आईने में देखना है, समझे? ये बुद्धिजीवी है, ये बुद्धिजीवी है। उनको हाथ में कंगन है, वो आंखों से नहीं दिखाई देता, उसका रिफ्लेक्शन देखना चाहते, ओरिजिनल देखना ही नहीं चाहते। वहां फंस गए, वहां फंस गए। और रिफ्लेक्शन तो कभी सही होता नहीं। मैंने बोला कि एक चारा है, सारे प्रवक्ता निकाल दो, गोदी मीडिया की गोदी से उतर जाओ, जमीन पर पैर लगाओ। आपको बैसाखी चलाती नहीं, बैसाखी आधार देती है। पैर तो जमीन को लगाना पड़ता है, अच्छा हो या लंगड़ा हो, पैर तो जमीन को लगाना पड़ता है। तो उतर जाओ। बिल्कुल। अरे इनकी पार्टियां, इनके गठबंधन ही मीडिया चला रहा है। 4 मई के बाद आप सारे के सारे एंकर्स, पत्रकार, आशुतोष जो कोई है, देखो रो रहे, क्या होगा? यानी ओरिजिनल पार्टियां नहीं रो रही है, ये रो रहे। अजीत अंजुम हो या दुबे हो या कोई जो है पत्रकार, ये रो रहे। अभी क्या होगा? 29 में लड़ाई होगी कि नहीं? तो पार्टी गठबंधन कहाँ है? मीडिया में बैठा है। जमीन पर ना पार्टियां है ना गठबंधन है। डिबेट में रोज जीतते हैं, तो जीतते रहो भाई। मैंने तो उस वक्त वीडियो बनाया था कि 4 मई को दोपहर तक बीजेपी को हारना ही पड़ेगा, हमने वीडियो डाला था। बिल्कुल वो
और यही वजह से है कि ये मीडिया में ही रह जाते हैं और मीडिया में ही इनका चुनाव कैंपेन भी चलता है, लेकिन देखो जब उनकी जमीन पर आप हैं दुनिया ही नहीं तो वोटर मीडिया कहाँ में से? सिमट गई है। हाँ, उनकी दुनिया जो है वो मीडिया में मीडिया। सिमट गई है। बोलेंगे इसकी चर्चा हो रही है, कौन चर्चा कर रहा है? कौन चर्चा कर रहे हैं? रास्ते पर जाओ लोग क्या बोलते हैं देखो, वो चर्चा नहीं होती। टीवी चैनल पर होगी चर्चा है, डिजिटल चैनल पर होगी चर्चा है, वो चर्चा नहीं होती। जाओ नुक्कड़ पर खड़े रहो, बस स्टैंड पर जाओ, वहां जो लोग बोलते हैं उसको चर्चा बोलते हैं। तुम करते हो ये क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि इंटेलेक्चुअल विलास। पोर्नोग्राफी। हाँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत शानदार नाम आपने दिया भाऊ, और इससे चीजें समझ में आती हैं भाऊ। आज की इस चर्चा में आपने एक जो दुविधा, मैं जानबूझ के ये दुविधा जो लाखों करोड़ों लोगों के मन में चलती रहती है कि क्या कभी इस देश में हिंदू इस तरीके से संगठित होगा, और आपने सारे मेरे संकोच को तोड़ के आपने कहा कि ये कोई पोलराइजेशन भी नहीं है, ये कहीं कोई कंसोलिडेशन नहीं है बेटा, ये सीधे सीधे तौर पर हिंदू वोट बैंक इस देश में तैयार हुआ है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई और 2014 में हमने इसका विस्तार देखा नेशनल स्तर पर। अब डबल इंजन सरकारों के माध्यम से अलग अलग प्रदेशों में देख रहे हैं। आशा है कि ऐसे एरिया जो अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी तक, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी राजनीति या सनातनी राजनीति के लिए अब उसके भी द्वार खुलेंगे, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। आपने पंजाब का नाम ले लिया, ऐसे में उत्तर प्रदेश का नाम क्या लेना? उत्तर प्रदेश का तो आपने पहले ही मुस्तकबिल बिल्कुल तय कर दिया है और वो साफ अब दिखाई भी दे रहा है भाऊ। इस बिल्कुल नई जानकारी हिंदू वोट बैंक पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत अरे प्रणाम। एक ये जाते जाते बहुतों एक की वन दुविधा थी। लाइनर आपको बोल देता हूँ कि हिंदू बोल रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई, ये सेकुलर जमात कहां से आई? हम सेकुलर नहीं है, हम हिंदू है। हिंदू। जात के लिए बाद में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, लेकिन पहले तो हिंदू बनकर जिंदा रहेंगे, फिर एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। ये बिल्कुल दिमाग भाव। आज चल रहा है। बिल्कुल भाव। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को कंक्लूड करने का इससे अच्छा कोई शब्द हो सकता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सार्थक बात करते हुए नजर आएगी। अगर नजर आए तो इसे जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरह से सब्सक्राइब करके आप स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए और हमें और भाऊ दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम।